क्वेश्चन भी आए तो आपसे क्लियर बन जाए अच्छे से। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक विमी प्रत्यास्थ संघट्ट में सिद्ध करिए कि संघट्ट के पूर्व आने का आपेक्षिक वेग और संघट्ट के बाद जाने का आपेक्षिक वेग एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब दो वस्तुएं जिस वेग से पहले आ रही थी, फिर उसके बाद वो क्या हो गई, टकरा गई, तो टकराने के बाद उनका वेग भी क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ये हमको बताना है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, ये पहले चित्र बना लेना है। चित्र में मान लेते हैं ये हमारे पास एक वस्तु हो गई, इसका द्रव्यमान कितना है, m1। दूसरी वस्तु हो गई, इसका द्रव्यमान कितना है, m2 है। आप इसमें से छोटी बड़ी जैसा चाहो ऐसा बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही आकार का बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वस्तुएं हो गई। इसके बाद इसका जो वेग है वो क्या है, u1 प्रारंभिक वेग, इसका वेग क्या है, u2, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान क्या हो गया, m2। ठीक है, ये क्या है, बिफोर कोलिजन, मतलब संघट्ट के पहले। अब ये आपस में टकराई, जब टकराएंगी तो इनका वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, इनका वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। द्रव्यमान न बदलेगा, वस्तु तो वही की रहेगी। तो यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान वही है, ये भी वही है। यहाँ वेग क्या हो गया, v1, और ये क्या हो गया, v2 हो गया, वेग बदल जाएगा। तो इस चित्र के बारे में नीचे लिखना है, और बड़ा सरल सा है यही। माना दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। संघट्ट के पूर्व इनका वेग u1 और u2 है, संघट्ट के बाद इनका वेग v1 और v2 है। दोबारा m1 m2 के बारे में लिखना नहीं है क्योंकि द्रव्यमान तो वो नहीं। इस तरह से शब्द बना लेना है। ठीक है, शब्द बनाने के बाद आपको देखना है, तो चित्र थोड़ा रहने देना, आगे बढ़ा दो। यहाँ पर अब आपको समझना है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। तो ये तो हम शब्द बना दिए, ये जो ऊपर लिखा है इसी का क्या है, शब्द है। दोनों प्रारंभिक वेग बता देना है, अंतिम वेग बता देना है, और उनका द्रव्यमान बता देना है। अब जो इसमें प्रत्यास्थ संघट्ट की परिभाषा होती है उसके अनुसार काम करना है। उसकी परिभाषा कहती है कि इसमें रेखीय संवेग संरक्षित होता है और गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है। दोनों चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख रहे हैं, यदि संरक्षित है तो संघट्ट के पूर्व जितना रेखीय संवेग होगा वही संघट्ट के क्या होगा, पश्चात होगा। और आप जानते हो जो संवेग होता है तो वो संवेग का मतलब क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग, यही सूत्र है। इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो इस चित्र के लिए बताओ संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है m1, वेग कितना है u1, इसका संवेग कितना हो गया m1 u1। इसी तरह इसका देखो, ये क्या बनेगा m2 u2, और इसमें प्लस लगा दिए, ये कब का है, संघट्ट के पूर्व का है। फिर बराबर लगा दिया। अब इस चित्र को देख लेना है, तो इसका क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस इसका क्या हो जाएगा m2 v2। तो ये पूर्व का संवेग और ये क्या हो गया, बाद का संवेग। ठीक है, अब इसमें से देखना है क्या कर दिए हैं, इसमें 1 वाले को इधर ले आए हैं। जैसे इसका पक्षांतर करके हम इधर लिख दिए, तो उधर ये किसमें है, प्लस में, इधर आए तो किसमें हो गया, माइनस। उधर क्या बचा है, अब ये बचा m2 v2, और इस वाले को जो ये वाला है इसको ले जाके यहां रख दिए, है ना। तो ये माइनस में ये हो गया। अब क्या किए हैं, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें से देखो, हाँ इसमें भी m1 है, इसमें भी m1 है, m1 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा u1, और इसमें से बचेगा क्या v1। इसी तरह से यहाँ देखो, ये m2 है, ये भी m2 है, कॉमन ले लेंगे तो v2 माइनस क्या हो गया u2। और इस तरह से ये हमारा कौन सा समीकरण बन जाएगा, पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब हमको एक नियम का तो उपयोग कर लिए, अब गतिज ऊर्जा वाला कर लेंगे कि संघट्ट के पूर्व की गतिज ऊर्जा और संघट्ट के पश्चात की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देख लेते हैं संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। तो m का मतलब द्रव्यमान है और v का मतलब क्या है, वेग है। तो जब हम पहली वस्तु के लिए लिखेंगे तो क्या बनेगा यार, पहली वस्तु के लिए द्रव्यमान कितना था m1 और वेग कितना था u1। तो सूत्र तो वही लगा है, 1/2 mv² है। तो v ना इसका u1 है तो u1 का स्क्वायर, वहाँ m की जगह m1 है तो m1 का स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा m2 u2 स्क्वायर, ये संघट्ट के पूर्व का हो गया। अब संघट्ट के बाद में कुछ नहीं है, यहाँ पर v1 का स्क्वायर और इसमें क्या लग गया है v2 का स्क्वायर, बाकी तो सेम फार्मूला है। ठीक,
अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है। तो 1/2 मने मन उड़ा दो कि भाई ये कट जाएगा, काम खत्म हो गया 1/2 का। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1 वाले हैं, मान लो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये हम दिमाग से हटा दिए। अब एक काम और कर दिए हैं कि जो 1 वाला है इसका पक्षांतर इधर कर लिए। तो देखो ये क्या बन गया, इधर क्या बचा है हमारे पास, m1 u1 स्क्वायर, और उधर से वो आ गया तो क्या हो जाएगा, -m1 v1 स्क्वायर। उधर बचा क्या है, m2 v2 स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -m2 v2 स्क्वायर। इस तरह से पक्षांतर कर दिए हैं। अब यहाँ से समझना, ये दोनों में क्या है, m1 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचा, u1 स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या बचा, v1 स्क्वायर। यहाँ m2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, इतना लगाने के बाद यहाँ एक सूत्र होता है, पहले आप पढ़े होंगे, यदि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये प्लस वाला पहले कर दो, माइनस वाला बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 2 ठो कोष्ठक बनते हैं। यही सूत्र यहाँ हमारे पास है, ये किसका स्क्वायर है, u1 का स्क्वायर, और ये किसका है, v1 का स्क्वायर। तो यदि हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कितने कोष्ठक बनेंगे, 2, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। तो u1 माइनस v1 प्लस u1 प्लस v1, ये इधर का काम खत्म हो गया। अब ये m2 इसी तरह से उतार देंगे, इसके भी 2 टुकड़े कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, v2 और u2, और ये हो जाएगा v2 प्लस u2, एक माइनस वाला एक किसमें हो गया, प्लस वाला। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हमको क्या करना है, समीकरण 2 में 1 का भाग करना है। तो भाग करने का तरीका ये है कि पहले 1 नंबर का बराबर का इधर, तो ये देखो ये जो मैं ऊपर लिखा हूँ इसको 1 नंबर का, ये इसका 2 नंबर कहाँ है, ये 2 नंबर है, इसको मैं पूरा उतार दिया हूँ, मिला लो भला। ये देखो m1 है, u1 है, v1 है, u1 है, और ये क्या हो गया, v1। एक 2 नंबर का किस में भाग कर रहे हैं, 2 में 1 का भाग कर रहे हैं, तो पहले 2 को ऊपर लिखना है, 1 वाले को कहाँ लिखना है, नीचे। अब इसके बराबर का ऊपर का देख लो, ये क्या लिखा है, m1 u1 माइनस v1, ये लिख दिए। फिर बराबर लगा देंगे। अब हमको उस तरफ का देखना है, तो 2 नंबर का ये कहलाया ना, ये वाला, इसको पूरा का पूरा हम यहाँ पर उतार दिए, है ना। अब बटे में फिर ये 1 नंबर का जो हमारे पास है ये वाला, ये देखो ये 1 नंबर का उसके नीचे लिख दिए। तो कुछ नहीं करना है, पहले जो है इस समीकरण को उतार लो 2 नंबर वाले को, फिर बटे में इसको लिख देना है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या लिख देना, इसको लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। क्या उसमें कुछ कटने लायक है, हाँ, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इससे कट जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं, ये माइनस वाला कट गया, बचा क्या देखो यहाँ, और यह m1 से m1 भी कटेगा, यहाँ m2 से m2 भी कटेगा, बचा क्या, सिर्फ u1 प्लस v1। तो ये मैं लिख दिया u1 प्लस v1, और यहाँ पर हो जाएगा v2 प्लस u2। ठीक है, अब क्या करना है, u2 को इधर ले जाना है ना, और v1 को उधर ले जाना है। तो ये कहलाएगा पास आने का वेग, माने टकराने के पहले वो पास नहीं आएंगे, फिर और टकरा जाएंगे तो इधर उधर दूर दूर चले जाएंगे। ये हुआ पास आने का अपेक्षिक वेग, और ये हो गया दूर जाने का अपेक्षिक वेग। जब हम 2 वेगों को घटाते हैं तो उसको हम अपेक्षिक वेग कहते हैं। जैसे मान लो एक मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर की प्रति घंटा से चल रही है, और जो उसी के सामने एक कार गई वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली, तो मैं पूछा इसका अपेक्षिक वेग क्या है, तो दोनों वेगों को क्या करोगे, घटा दोगे। कि 60 में हम क्या करेंगे, 40 को घटा दिए, तो हमको पता चलेगा कि भैया ये कार 20 किलोमीटर ज़्यादा रफ्तार से चल रही है इससे। तो हमको ज़्यादा और कम पता करना हो तो हम 2 वेगों को क्या करते हैं, घटाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अपेक्षिक वेग। तो ये घटा के नहीं आ रहा है, इसलिए ये पास आने का अपेक्षिक वेग, और ये हो गया दूर जाने का अपेक्षिक वेग, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार इसको आप लिख करके करोगे तब फिर आपसे अच्छे से बन जाएगा। इसके बाद अगले हिस्से में चलते